हेलो गाइस, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th का साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है बिलियन। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में, और इसमें और हम डिस्कशन करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, विलयन क्या है? उत्तर में लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, समांगी मिश्रण और विलयन की। तो विलयन की बात करते हैं तो मान लीजिए आपको सबसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। दूध और पानी, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एक आपका विलयन तैयार होगा, सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। एक आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये कैसा होता है दूध हमारा, दूध को पानी में अगर हम घोल देते हैं तो हमें पानी इसमें पता नहीं चलता, दूध ही दूध जैसा दिखाई देता है। तो कैसा विलयन हो जाता है? समांगी मिश्रण। यानी कि ऐसे 2 मिश्रण को मिलाइए जिसमें एक जो मिश्रण ने मिलाया है वो हमको देखने को नहीं मिले, तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण अगर शब्द बोलते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो विषमांगी मिश्रण में अगर 2 या 2 से अधिक कोई पदार्थ या पदार्थों को हम मिलाते हैं तो वो दोनों पदार्थ हमको अगर हम देखते हैं तो अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि हम पानी में बालू को मिला दिया तो बालू हमको पानी के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है, तो हमारा ये विषमांगी मिश्रण हो जाता है। यहाँ पे दूध और पानी की बात किया गया है, या पानी में चीनी को मिला दिया जाए या दूध में चीनी को मिला दिया तो हमारा क्या होता है? ये समांगी मिश्रण होता है। अब बात कर लेते हैं विलयन की। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन जैसे कि हमने लिया, पानी ले लिया, ठीक है, चीनी ले लिया, इन दोनों को मिलाया या शरबत बना दिया, तो शरबत हमारा क्या हो गया? ये शरबत जो है वो हमारा विलयन हो गया। अब इसमें एक और शब्द आता है, विलेयक होता है, और 2 एक विलायक होता है। एक क्या ध्यान रखेंगे? विलेय, दूसरा है हमारा विलायक है। ठीक है, तो विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा जो विलयन जो चीज़ हम जिसकी मात्रा जिसकी मात्रा कम होती है दोस्तों उसको हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम कहते हैं विलायक कहते हैं। तो अगर चीनी और पानी का घोल है यहाँ पे, तो पानी ज़्यादा रहेगा तो आपका विलायक हो जाएगा, और विलेय कौन सा रहता है? आपका जो चीनी रहता है। और अगर शब्दों से भी देखिए तो विलेय थोड़ा सा लिखने में लिखाता है छोटे से वाक्य में, और विलायक के थोड़ा सा लंबा बनता है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा है वो क्या हो गया? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। और इन दोनों को मिला दिया जाता है, विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, जलीय विलयन क्या है? उत्तर में लिखेंगे विलेय का जल में विलयन जलीय विलयन कहलाता है। जो विलेय का जल में विलयन होता है वही हमारा जलीय विलयन कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, संतृप्त विलयन की परिभाषा लिख दीजिए। उत्तर में लिखेंगे वह विलयन जिसमें किसी ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात इसको हम समझने की कोशिश करें। मान लीजिए इसमें पानी है, पानी में हम क्या कर रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। ठीक है, चीनी डाल रहे हैं, चीनी डालते जा रहे हैं, चीनी डालते जा रहे हैं, चीनी डालते जा रहे हैं। एक वो पानी के अंदर घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। एक समय ऐसा हो जाएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। जिस समय चीनी घुलना बंद हो जाता है उस समय उसको कहते हैं संतृप्त अवस्था। ठीक है, इस समय जब चीनी मतलब उसकी अब वो उस अधिकतम मात्रा में घुल चुकी है कि अब उससे ज़्यादा घुल नहीं सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं संतृप्त। यानी कि अब ये पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई है, संतृप्त हो गई है, अब इस चीनी को हम और नहीं घुल सकते हैं उससे विलयन में। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है वह विलयन जिसमें किसी ताप पर एक टेम्परेचर जो रहना चाहिए, मान लीजिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो
संतृप्त विलयन कहलाता है। विलय कौन सा होता है? जिसको हम घोलते हैं, जैसे चीनी है, चीनी की मात्रा कम रहेगी, पानी ज़्यादा रहता है, नहीं चीनी घोलते जाएंगे, झील घोलते जाएंगे, आप हिलाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगा। जिस समय आपका चीनी घुलना बंद हो जाता है तो वही अवस्था केवल कहलाती है हमारी संतृप्त अवस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 4 है, विलयन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है? उत्तर में लिखेंगे, विलयन की मात्रा जो विलायक या विलयन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन में घुली होती है विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलय की मात्रा ध्यान रखेंगे, विलय की जो मात्रा हो जो विलायक में, यानी मान लीजिए चीनी है, चीनी पानी में या विलयन की इकाई मात्रा या इकाई आयतन में घुली हो, क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि जो विलय की मात्रा होगी, चीनी की मात्रा कितनी की होगी, कितनी मात्रा में हम चीनी घोल रहे हैं, इसकी मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। प्रश्न नंबर 5 है, कोलाइडी काफ़ी स्थायी होते हैं, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिससे आप कोलाइडी विलयन के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, अपकेंद्रीकरण द्वारा कोलाइडी विलयन की अवयवों को पृथक कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जो हमारे कोलाइडी होते हैं काफ़ी स्थायी होते हैं, और ऐसा कौन सा प्रक्रम होता है जिसके माध्यम से हम कोलाइडी विलयन के अवयव जो होते हैं उनको पृथक कर सकते हैं? तो आंसर में लिखेंगे, इसको हम अपकेंद्री विधि द्वारा जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके अवयवों को पृथक कर सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, किस कारक पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाता है? उत्तर लिखेंगे, उसमें उपस्थित विलय की मात्रा पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा संतृप्त कहलाता है। अगर हम बात करते हैं विलय की, तो विलय क्या होता है दोस्तों? जिसको हम घोलते हैं। मान लीजिए चीनी और पानी का घोल है, तो जिसको हमने घोला, चीनी को घोला किसमें? पानी में। पानी हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया, चीनी हमारा क्या हो गया? विलय हो गया। ये मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके आधार पर जो हमारा विलयन होगा कितना सांद्र होगा। हमने ज़्यादा चीनी लिया तो ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो ज़्यादा सांद्र होगा, ठीक है। सांद्र का मतलब गाढ़ापन, जितना गाढ़ेपन की बात कर रहा है। और दूसरा कह रहा है कि तनु मतलब कि कितना हल्का, यानी कि अगर मैंने शरबत बनाया, चीनी की मात्रा कम रखी, फीका रखा, तो पीने में हमको फीका लग रहा है, तनु लग रहा है, हल्का से कम लग रहा है, तो इसको हम तनु कहेंगे। किस पे डिपेंड कर रहा है? चीनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, विलय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब विलय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विलय में आपका गुड़ भी हो सकता है, मान लीजिए दूध भी है, दूध में पानी डालें या पानी में दूध डालें, पानी में दूध डालेंगे तो भी विलय होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा किसकी मात्रा कम रहती है, किसकी मात्रा ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे विलय की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, तनु होगा, सांद्र होगा या संतृप्त अवस्था होगी। संतृप्त अवस्था अभी आपने समझा कि अगर किसी पानी में चीनी को हम घोलते गए, ऐसा समय आता है कि चीनी पानी में घुलना बंद हो जाती है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं संतृप्त अवस्था। मान लीजिए आपको भोजन कराते गए, अब बोलोगे अब नहीं खाएंगे, तो अपने संतुष्टि आपको हो गई, संतृप्त आप हो गए, मतलब आप तृप्त हो गए उस चीज़ से, अब आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, अब आप भोजन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारा विलय भी होता है। विलय का ऐसा समय आता है, किसी चीज़ को घोलते जाओ तो एक ऐसा समय आता है वो विलय उसमें घुलना बंद हो जाता है, ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं संतृप्त अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से समांगी मिश्रण बताइए। एक लकड़ी, चीनी का घोल, चीनी का जली घोल, मिट्टी मिला जल। उत्तर लिखेंगे चीनी का घोल। अच्छा, यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे एक समांगी मिश्रण कौन कौन सा होता है। अगर हम लकड़ी को मिला दें या चीनी का जली घोल मिला दें या मिट्टी मिला दें, तो कौन सा हमारा समांगी मिश्रण होगा। तो समांगी मिश्रण का आपका कंडीशन आपको पता ही होगा है क्या। इसमें अगर हम मिलाते हैं, दो ऐसे पदार्थों को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो आपस में दिखाई ना दे, ठीक है, उसमें घुल जाए। जैसे कि पानी और दूध का, चीनी और पानी को, तो इसमें पता नहीं चलता है चीनी कहाँ गया, वो पानी में घुल जाता है। लेकिन अगर हम मिट्टी घोल दें पानी में, तो हमको मिट्टी दिखाई देता है, नहीं कि तली में जाकर बैठ जाता है। लकड़ी अगर हम मिला देते हैं पानी में, तब भी हमारा जाकर के वो लकड़ी तैरता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा जो यहाँ पे समांगी मिश्रण क्या होगा, चीनी का घोल, चीनी का जली घोल। जली घोल किसमें चीनी घुलेगा, पानी में घुलेगा, तो उसका जो जली घोल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसमें से एक ऑप्शन को छांटना था, तो आपने छांट लिया चीनी का जली घोल।
प्रश्न नंबर 8 है केरोसिन तथा जल के मिश्रण को पृथक करने का सिद्धांत बताइए। मान लीजिए आपके पास केरोसिन है और जल है, दोनों एक में मिक्स हो गए हैं, तो आप उसको पृथक करना चाह रहे हैं, अलग अलग दोनों करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। आपको पता होता है अगर जो आपस में नहीं मिलने वाले जो घनत्व पदार्थ होते हैं वो अलग अलग परतों में अलग पृथक हो जाते हैं। तो जो हमारा मिट्टी का तेल होता है पानी का, क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व मिट्टी के घनत्व से ज़्यादा होता है। तो पानी जो होता है हमारा नीचे दब जाता है और जो तेल होता है वो हमारा उसके पानी के ऊपर तैरता रहता है। इस प्रकार से हम उसको पृथक कर सकते हैं छान करके या किसी और माध्यम से ऊपर वाला हिस्सा उस परत को निकाल सकते हैं और मिट्टी पानी आपका नीचे ही बैठा रहेगा, मिट्टी का तेल निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसे आप जल और अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग करते हैं। उत्तर में लिखेंगे अल्कोहल और जल के मिश्रण को प्रभाजी आसुन द्वारा पृथक किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे अगर आप जल का और अल्कोहल का मिश्रण है तो उसको आप प्रभाजी आसुन द्वारा पृथक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है 30 से 35 के से अधिक क्वथनांक के, यहाँ पे केल्विन की बात कर रहा है, 30 से 50 केल्विन से अधिक क्वथनांक के अंतर वाले मिश्रणी द्रव को पृथक करने की विधि का नाम बताएं। तो इसको हम साधारण आसवन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है चीनी के संतृप्त विलयन का ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्या हो गया। संतृप्त विलयन है, मान लीजिए चीनी का कुछ संतृप्त विलयन है, चीनी को घुलते गए, ऐसा समय आया चीनी घुलना बंद हो गया, तो उस पर हमने क्या किया टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसमें घुल नहीं रहा था, अब हमने क्या किया चीनी को उस जो हमारा विलयन था उस विलयन के टेम्परेचर को यानी थोड़ा सा गर्म कर दिया, 5 डिग्री हम बढ़ा दिए। तो उत्तर में लिखेंगे उससे क्या होगा, उत्तर में लिखेंगे चीनी के संतृप्त विलयन का 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर विलयन असंतृप्त हो जाएगा, यानी कि अब उसमें घुलने की चाहत जो होगी वो यानी कि घुलने लगेगा। अब घुलने के लिए अब उसमें थोड़ा सा और आप चीनी ऐड करेंगे तो आप उसको घोल सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम ऐसा आएगा फिर वो घुलना बंद हो जाएगा, क्योंकि 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, एक कम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो विलयन होता है वो संतृप्त से असंतृप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 है 2 अघुलनशील द्रवों को आप किस तकनीकी से पृथक करेंगे। उत्तर में लिखेंगे 2 अघुलनशील द्रवों को पृथक्करण की द्वारा पृथक करेंगे। ध्यान में रखेंगे जो अघुलनशील होते हैं, जैसे आप मान लीजिए चीनी और पानी और बालू का अगर घोल है, ये दोनों अघुलनशील है, दोनों आपस में घुलते नहीं हैं, तो उन दोनों को आपको पृथक करना है तो किस माध्यम से कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो नहीं घुलती हैं तो उनको अलग करने के लिए आप तरीका अपना सकते हैं, पृथक्करण के द्वारा उसको पृथक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है किसी कोलाइडी विलयन में उसके कणों को उसके कणों का लिख लीजिएगा आकार क्या होगा। उनके कणों का आकार क्या होगा, यहाँ पे को काट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा का। किसी कोलाइडी विलयन में उनके कणों का आकार क्या होगा। उत्तर में लिखेंगे कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10 से 7 सेंटीमीटर तथा 10⁻⁻ है यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है, ठीक है। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच में किसी भी कोलाइडी विलयन में कणों का आकार होता है। प्रश्न नंबर 14 है ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या है। उत्तर में लिखेंगे वह पदार्थ जो कर्म करने से ठोस अवस्था से सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए ठोस हमारे पास क्या है, एक बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने अगर गर्म किया तो पहले किस में चेंज होगा, द्रव में चेंज होगा, फिर उसके बाद किस में चेंज होगा, गैस में। लेकिन ऐसा कुछ हमको मिल जाए, कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जिसको हमने मान लीजिए हमको ठोस फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है और सीधे उसको हमने गर्म किया, वो द्रव में ना बदल कर सीधे किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में बदल गया, तो ऐसी वस्तु को, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किस में होता है, एक आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, दूसरा आपको ध्यान में रखेंगे आपको कपूर याद कर लीजिएगा, तो कपूर है, एक नेफेंथीस है, नेफ्थलीन है, कपूर है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड है और आपका कपूर हो गया और नेफ्थलीन हो गया, ठीक है। इन 3 को नाम याद रखेंगे जो कि ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और ये ऊर्ध्वपातित वाले पदार्थ होते हैं।
प्रश्न नंबर 15 है, दो ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम बताएं। कौन कौन से ऊर्ध्वपातन है? तो आपको ध्यान में रखेंगे अमोनियम क्लोराइड है और एक आपका कपूर है, एक आपका नेफ्थलीन भी है, नेफ्थलीन भी याद कर लीजिएगा, नेफ्थलीन ये भी याद कर लीजिएगा नेफ्थलीन को। प्रश्न नंबर 16 है, लोहे की पिन लकड़ी के बुरादे में मिल गई हो तो इन्हें कैसे अलग करते हैं? तो जाहिर सी बात है, लोहा किससे चिपक जाता है? चुंबक से चिपक जाता है। तो आप चुंबक उसके पास ले जाएंगे या चुंबक के पास उसको बुरादे को पहुंचाएंगे तो चुंबक उसको चिपक लेगा लकड़ी के बुरादे को, चुंबक वाले लोहे को, और आपका लकड़ी का बुरादा अलग हो जाएगा। तो उत्तर में लिखेंगे बुरादे में मिली लोहे की पिन को चुंबक द्वारा अलग करेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, वायु के विभिन्न घटक किस प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं? जो वायु के विभिन्न घटक होते हैं वो कौन से ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनके द्वारा हम अलग कर सकते हैं? उत्तर में लिखेंगे वायु के विभिन्न घटक प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे इसके द्वारा प्रभाजी आसवन द्वारा, इस विधि द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, तन्यता क्या है? उत्तर में लिखेंगे धातु खींचने पर तार में बदल जाती है, इसे हम तन्यता कहते हैं। एक धातु वर्धनीयता होती है, एक धातु तन्यता होती है। इसमें क्या है, धातु को अगर हम खींच करके तार में बदल दें तो हमारा तन्यता कहलाती है, लेकिन अगर हम धातु को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो हमारा धातु वर्धनीयता कहलाती है। दो शब्द जरूर याद कर लेगा, धातु वर्धनीयता और धातु का तन्यता। तार में बदलना तन्यता और पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर देना हमारा क्या कहलाएगा? धातु वर्धनीयता कहलाती है। प्रश्न नंबर 19 है, टिंडल प्रभाव क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे द्रव या गैस के निलंबित पदार्थ के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहता है। जो द्रव या गैस से जो निलंबित पदार्थ होते हैं, पदार्थों के जो कण होते हैं, उनके कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और ये प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रश्न नंबर 20 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी धातु है? ठीक है, धातु की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अगर धातु की गुण की बात करते हैं, धातु हमारी क्या होती है? चमकीली होती हैं, ठोस होती हैं, इनको पीटने पे आवाज़ आती है और इसमें अजीब एक विशेष प्रकार की चमक आती है। जैसे सोना का है, चांदी होगा, चमकता रहता है। इनको पीटेंगे तब आवाज़ आएगी, इसको आप तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप आभूषण बना सकते हैं। ये सब धातुओं के गुण होते हैं। लेकिन ऐसा भी धातु होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आप जाते होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको अगर फीवर रहता है तो आपके मुंह में कोई चीज़ डाल देता है फीवर चेक करने के लिए, तो उसके अंदर कुछ भरा होता है। आजकल तो डिजिटल पैमाने आ गए, पुराने समय में वो चीज़ें इस्तेमाल होती थी। या आप देखते होंगे किसी समय जाते होंगे बीपी स्टेथोस्कोप स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा आप बीपी अपना चेक कराते हैं। कोई जिसको बीपी की प्रॉब्लम रहती है अपना बीपी चेक कराता है, तो एक मशीन रहती है स्फिग्नोमेनोमीटर उसका नाम होता है दोस्तों। स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा बीपी का टेम्परेचर मापा जाता है, बीपी मापी जाती है। जो अगर मैक्सिमम की बात करते हैं बीपी 120/80 होती है। ठीक है, ये 20 बना लीजिएगा। मैक्सिमम आपका एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी हाई वाला बीपी होना चाहिए 120 रहना चाहिए। और MMSG के बारे SG रहता है, यहाँ पे पारा के इस्तेमाल होता है, और मिनिमम आपका 80 होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कौन सा ये इसमें कौन जो पारा जो एक स्तंभ दिखाई देता है उसके अंदर पारा भरा रहता है। और पारा हमारा क्या होता है दोस्तों? ये पारा हमारा होता है फ्रेंड्स, ये हमारा धातु होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो पारा हमारा होता है क्या होता है? एक धातु है, ध्यान में रखेंगे। पारा एक धातु होता है और इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था पेपर में, पारे का अयस्क क्या होता है? पारे का कौन सा अयस्क है? तो इसका अयस्क आपको पता होगा, सीने बार होता है। ध्यान रखेंगे, सीने बार पारे का अयस्क होता है, सीने बार। एक अधातु की बात करते हैं। एक ऐसी अधातु भी होती है जो कि वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, अधातु यानी कि जैसे कि आपका माइका क्या होता है दोस्तों? माइका जैसे कि आपको अभ्रक होता है, जो आपका प्रेस आप करते हैं, इस्त्री करते हैं कपड़ों को, तो उसको नीचे वाला जो वहाँ पे गर्म करने वाला हीट होता है प्रेस के अंदर जो लगी होती है तली के पास, उसमें माइका लगा होता है। वो आपका हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, यानी कि सुचालक होता है। एक हीट का मतलब कि हीट के मतलब गर्मी का।
अगर एक स्थान से गर्म करते हैं तो पूरे कई स्थानों पे गर्म होता है, लेकिन वो आपका बिजली का यानी कि जो धारा या एम्पियर का वो अच्छा सुचालक नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन यहाँ पे अगर हीट की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा सुचालक होता है। तो हमारा एक अधातु होता है जिसको हम ब्रोमियम कहते हैं, ब्रोमीन। और ये ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन भी हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन ध्यान रखेंगे, ब्रोमीन एक धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जो धातु की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, पारा होता है, जिसका एस होता है शून्यवार। एक कुछ प्रश्न इसमें और याद कर लीजिएगा, एक हमारा सोडियम होता है Na2, और एक हमारा पोटेशियम होता है, और एक हमारा लिथियम होता है। ये सब क्या है, तीनों धातुएँ हैं। ठीक है, ये भी तीनों धातुएँ हैं, लेकिन इनको हम आसानी से, जैसे हम पनीर नहीं काटते हैं चाकू से, इस प्रकार से इनको काट सकते हैं। और ये सोडियम को हम अक्सर कहाँ पे रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर मिट्टी के तेल में ना रखें हम, अगर इसको बाहर निकाल के रख दें तो क्या करती है, ये वायु से रिएक्शन करती हैं, थोड़ी सी नमी से रिएक्शन करेंगे और जल जाएंगी। अगर इसको पानी में आप फेंक देंगे तो वो पानी के अंदर आग लगा देती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से, जैसे पनीर काटते हैं उस प्रकार से काट सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन सोडियम दिखे, पोटेशियम दिखे या लिथियम दिखे, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे तीनों ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर है। फिलहाल ज़्यादातर पूछा जाता है सोडियम के बारे में, क्योंकि इसी द्वारा इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगर हम पानी में डाल दें तो यहाँ पे आग लगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है, लोहे से बने किसी बर्तन पर जंग का लगना कहलाता है। पहला ऑप्शन है घुलना, और यह एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है संक्षारण, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन है घुलना, और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लोहे से बने किसी बर्तन पर अगर जंग लग जाता है तो उसे हम कहते हैं संक्षारण, और यह एक हमारी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर इसमें सेकंड है, सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण है। पहला ऑप्शन है समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तीसरा है समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ध्यान में रखेंगे, जो सल्फर तथा कार्बन का जो मिश्रण होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण होता है और ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, समुद्री जल से प्राप्त नमक जो प्राप्त किया जाता है वो किस माध्यम से किया जाता है, किस प्रोसेस से किया जाता है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण द्वारा। दूसरा ऑप्शन है प्रभाजी आसवन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी द्वारा, या चौथा ऑप्शन है अपकेंद्रण के विधि द्वारा, अपकेंद्रीय विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ए, वाष्पीकरण इज़ द राइट आंसर। यानी कि वाष्पीकरण द्वारा हम जो समुद्री जल होता है उससे हम नमक प्राप्त करते हैं। और इसका आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। यहाँ पे दे रखा है जो कि ऊर्ध्वपातन कौन सा पदार्थ है जो नहीं है। जैसे कि आपने शुरुआत में ही देखा था, ऊर्ध्वपातन चीज़ क्या होती है, किस कौन से पदार्थ हमारे ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। यानी कि हमको पता होता है हमारे पास ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। जो अगर हमारा कोई पदार्थ है ठोस फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है, ठोस से सीधे किस अवस्था में चला जाए, ठोस से अगर वो सीधे गैसीय अवस्था में पहुंच जाए और बीच में जो द्रव होता है, द्रव फॉर्म में ना वो परिवर्तित हो, सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया को दर्शाते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं दर्शाते हैं, तो आपको देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है। यहाँ पूछ रखा है नहीं दर्शाते हैं, इसलिए नहीं वाला कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है आयोडीन, दूसरा है बेंजीन, तीसरा है कपूर, चौथा है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का बी इज़ द राइट आंसर। यानी यहाँ पे जो बेंजीन है ये ऊर्ध्वपातन क्रिया को नहीं दर्शाता है, जबकि यहाँ पे आपके जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो ऊर्ध्वपातन क्रिया को दर्शाते हैं। जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, आयोडीन होता है जो जिससे आपको पता है घेगा रोग में ये काफ़ी लाभदायक होता है।
आयोडीन युक्त नमक, और कपूर आपको पता ही है ये ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ होते हैं, जबकि हमारा बेंजीन है वो ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसी में पृथक्करण फनल का उपयोग करते हैं अलग करने के लिए। जो हमारा पृथक्करण फनल होता है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, किस चीज़ को अलग करने के लिए करते हैं, तो इसमें पूछ रखा है। पहला ऑप्शन है 2 घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए, या द्रव में अघुलनशील कणों को अलग करने के लिए, या 2 अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए, या द्रव में विलेय ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। 2 अघुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम पृथक्करण फनल का उपयोग करते हैं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, लोहे की पिन बालू व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किए गए प्रक्रमों का सही क्रम है। एक कोई आपके पास मिश्रण दे रखा है जिसमें किन कौन कौन सा मिश्रण है, लोहे का पिन है, बालू है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब के मिश्रण है। इन मिश्रणों को अलग करने के लिए किन किन क्रमों का प्रयोग करते हैं उसका सही क्रम बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि विलयन बनाना, फिर उसके बाद छानना व चुंबकीय पृथक्करण विधि। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, विलयन बनाना व छानना। तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण, फिर उसके बाद ऊर्ध्वपातन। चौथा ऑप्शन है विलयन बनाना, आसवन व चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हम क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का अपनाएंगे, उसके बाद ऊर्ध्वपातन कर देंगे। क्योंकि आपको पता है जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है उसको हम ऊर्ध्वपातित कर सकते हैं, और जो लोहे की पिन होता है उसके पास अगर हम बालू में वो मिश्रित है तो उसमें चुंबक द्वारा लोहे के पिन को अलग कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातित कर देंगे, बालू ऑटोमेटिक हमारा अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, गर्म करने पर संतृप्त विलयन हो जाएगा। जो हमारा गर्म करने पर जो संतृप्त विलयन होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है। पहला ऑप्शन है अति संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त, तीसरा अपघटित, चौथा है तनु विलयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का बी। जो हमारा संतृप्त विलयन होता है अगर उसको हम गर्म कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है। ध्यान में रखेंगे क्या हो जाता है, असंतृप्त विलयन हो जाता है। और आपको पता होता है संतृप्त अवस्था किसे कहते हैं। मान लीजिए एक पानी है, एक बर्तन में हमने पानी लिया, इसमें चीनी का घोल मिलाते गए, चीनी, ठीक है, चीनी को आप घोलते गए, चीनी को घोलते जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब ये चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो जब जिस समय चीनी घुलना बंद हो जाता है उसी अवस्था को कहते हैं संतृप्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, वो विलयन क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, अब उसमें और चीनी नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम उसमें तो उस विलयन को मान लो ये हमारा चीनी मिला दिया और ये संतृप्त अवस्था में था और इसको थोड़ा हमने हीट कर दिया, नीचे से हमने क्या किया, फ्लेम दे दिया, इसको गर्म कर दिया, जिससे क्या होता है कि जो हमारा संतृप्त विलयन होता है फिर से उसमें घुलने लगता है, यानी कि असंतृप्त हो जाता है, इसमें हम और चीनी फिर से घोल सकते हैं। यही पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक विलयन, दूसरा ऑप्शन है निलंबन, तीसरा है कोलाइड, चौथा है सभी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से पदार्थ हैं जो कि टिंडल प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपको सही वाला बताना होगा। तो इसका 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो वास्तविक विलयन होते हैं दोस्तों वो टिंडल प्रभाव को नहीं प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो निलंबन हमारा है, कोलाइड है, ये सब आपका टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है ड्राई में रंगों को अलग करने में, दूसरा है प्राकृतिक रंगों से लवकों को अलग करने में, तीसरा है रक्त से नशीले पदार्थों को दूर करने में, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ए। जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है दोस्तों होता है ये ड्राई में रंगों को अलग करने के लिए, ड्राई में हम का इस्तेमाल करते हैं, रंगों को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, धातुओं के गुण के बारे में पूछ रहा है, कैसी होती हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है धातुएं, पहला ऑप्शन दे रखा है कि क्या चमकीली व गहरे रंग की होती हैं, दूसरा है विद्युत व ताप की सुचालक होती हैं, या तीसरा ऑप्शन है अधात वर्जनीयता एवं तन्य होती हैं, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पे सही लिखी हुई हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं इनका गुण होता है चमकीली होती हैं, दिखने में चमकीली होंगी, और उनका जो रंग होगा गहरा होता है, ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है विद्युत तथा ताप की सुचालक होती है, इसमें विद्युत प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, चांदी है, इसमें चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। और ये धातुएं गर्म भी होती हैं अच्छे तरीके से, अगर आप लोहे को गर्म करेंगे तो एक सिरे को दूसरा सिरे भी गर्म हो जाता है, यानी कि विद्युत और ताप की सुचालक होती हैं। आधात वर्जनीयता एवं तन्यता की बात करता है, यानी पीट के उसको चादर बनाया जाता है और तान करके इसको एक तार के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे थे जितने सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु है, ऐसा कौन सा द्रव है जो कि द्रव धातु है जो कि कमरे के टेम्परेचर में, जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है कमरे का, उस पर कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव की अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है पारा और चौथा है बोरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 11वें का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्योंकि हमको पता है जो पारा होता है एक हमारा धातु होता है, ठीक है, धातु होता है, और ये कैसी अवस्था में होता है, ये द्रव की अवस्था में। एक ही धातु ऐसा है कि जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारे का इस्तेमाल आपको पता होता है कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो कि टेम्परेचर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे ऐसा धातु कौन सा है, उसका नाम पारा है। और इसका एक अयस्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो अयस्क होता है, ये पारे का अयस्क क्या होता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, उसका नाम है सिनेबार। क्या नाम है दोस्तों, सिनेबार। सिनेबार उसका नाम है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पारे का अयस्क क्या होता है, तो आप बताएंगे सिनेबार। उसी प्रकार से यहाँ पे एक अधातु भी दे रखा है जो हमारा ब्रोमीन होता है दोस्तों। ब्रोमीन जो है ये हमारा अधातु है, ये भी क्या होता है, द्रव के फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो धातु ऐसा धातु बताइए जो कि द्रव फॉर्म में है, तो आपका पारा हो जाएगा। अधातु की बात कर लेगा तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। देख लिया, अगला प्रश्न यही आपका आ गया है। पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है पारा, चौथा है बोरान। पारा हमारा धातु है, ठीक है, ये लिक्विड के फॉर्म में पाया था, लेकिन ये क्या हमारा धातु है। जबकि हमारा जो ब्रोमीन है वो क्या है, अधातु है, ये भी हमारा लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ब्रोमीन नाम रखें, याद रखेंगे, और पारे का नाम याद रखेंगे। पारे का जो अयस्क होता है कौन सा होता है, सिनेबार होता है। प्रश्न नंबर 13 है उपधातु का उदाहरण है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो धातु भी हो और अधातु है, यानी कि जिसको हम उपधातु कहते हैं, वो इसमें से कौन सा उदाहरण है। पहला ऑप्शन दे रखा है टिन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है पारा, चौथा ऑप्शन है बोरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का डी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा बोरान होता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, जो बोरान है हमारा ये क्या है, उपधातु है। ये दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, धातुओं का भी गुण प्रदर्शित करता है और अधातुओं का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे आपने पढ़ा है एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर प्राणी, जैसे कि मेंढक होता है उभयचर है, पानी में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है। इसी प्रकार से हमारे उपधातु भी होते हैं जो कि थोड़े बहुत गुण धातुओं के लिए आते हैं और थोड़े बहुत गुण अधातुओं के लिए आते हैं, इसलिए उनको उपधातु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है दो घुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे दो घुलनशील की बात कर रहा है। द्रव को अगर हमें अलग करना है तो हम क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आसवन प्रक्रम द्वारा कर सकते हैं, दूसरा पृथक्करण फनल द्वारा कर सकते हैं, तीसरा है भारण विधि द्वारा, या चौथा है वो ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन आप कहा नहीं सकता है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में डायरेक्ट तीसरी अवस्था में चला जाता है, तो ये आपको हो नहीं सकता है। पृथक्करण हम कर नहीं सकते क्योंकि वो घुलनशील हैं, घुल जाते हैं, तो उसको हम अलग अलग कर नहीं सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, भारण विधि या आसवन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का, ये इज़ द राइट आंसर। आसवन विधि द्वारा हम दो घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। एक ही माध्यम होता है जो कि हमारा आसवन विधि कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है निलंबन के कण दूर किए जाते हैं। निलंबन के कण किस प्रकार से दूर किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आसवन द्वारा, दूसरा है पृथक्करण फनल द्वारा, तीसरा है भारण विधि द्वारा, चौथा है ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारण विधि द्वारा हम निलंबन के कणों को दूर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दो अघुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे अब की बात कर रहा है, अघुलनशील की बात कर रहा है, उससे पहले हमें घुलनशील की बात किया था। तो पहला ऑप्शन है आसवन विधि द्वारा, दूसरा है पृथक्करण विधि द्वारा, तीसरा है भारण विधि और चौथा है ऊर्ध्वपातन।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पृथक्करण फनल द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं जब कोई हमारा अघुलनशील द्रव आपस में मिले हुए हैं। जैसे कि आपको पता है बालू और पानी का मिश्रण होता है, इन मिश्रण को अगर हम अलग करना चाहें तो हम इसको पृथक्करण फनल द्वारा अलग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दूध से क्रीम निकाली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विधि द्वारा जो हम दूध से क्रीम निकालते हैं, क्योंकि जो सुबह वाली हम दूध पीते हैं, जो पाश्चीकृत दूध होता है, उसमें से क्रीम निकाली जाता है। और एक प्रश्न में इसमें और बन जाता है, जब हम दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ता है या घटता है। तो दोस्तों इसका आंसर हम पहले बता दे रहे हैं। इसका जब भी दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है बाहर तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। वैसे आपको देखने में लगेगा जब उसमें से क्रीम निकल जाएगा तो उसका घनत्व कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दूध के क्रीम अलग निकल लिया जाता है तो उसके बीच में जो स्थान रहता है और पास में दूध के कण आ जाते हैं, जिससे उनका घनत्व अधिक बढ़ जाता है क्रीम निकालने के बाद। तो ये चीज़ को याद रखेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। पूछ रहा है कि दूध से क्रीम निकाली जाती है। पहला ऑप्शन है आसवन द्वारा, दूसरा है प्रभाजी आसवन द्वारा, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी द्वारा और चौथा है अपकेंद्रण विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपकेंद्रक विधि द्वारा। और अपकेंद्रक विधि और एक चीज़ पे और अप्लाई होती है, वो किस पे अप्लाई होती है, हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है वो अपकेंद्रीय विधि पर कार्य करती है। जो कपड़े धुलने का कार्य किसके द्वारा होता है, अपकेंद्रिक विधि द्वारा। वॉशिंग मशीन में जो कार्य होता है वो अपकेंद्रण विधि कहलाता है। और दूध से क्रीम निकालने का कार्य भी अपकेंद्रीय विधि द्वारा होता है, ध्यान में रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 18 है, पेट्रोलियम व वायु के घटक प्राप्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आसवन द्वारा, दूसरा है प्रभाजी आसवन द्वारा, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी द्वारा या चौथा है अपकेंद्रण विधि। आपने अपकेंद्रण विधि पढ़ लिया, इसमें होगा नहीं। क्रोमेटो भी पढ़ लिया, इसमें भी ये नहीं होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आसवन विधि होगा या तो प्रभाजी आसवन विधि होगा। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम व वायु के घटक को प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, रक्त में नशीले पदार्थ अलग किए जाते हैं। मान लीजिए किसी के रक्त में नशीले पदार्थ, जैसे उसने शराब पी लिया है, उस नशीले पदार्थ को किस प्रकार से हम अलग करेंगे। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण विधि द्वारा, तो हम कर ही नहीं सकते हैं, खून के अंदर कैसे उसका वाष्पीकरण कर सकते हैं। दूसरा है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, तीसरा है अपकेंद्रीय विधि द्वारा या चौथा है अपकेंद्रण विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसको हम अलग करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, घटकों का पृथक्करण करना चाहिए। पहला ऑप्शन अवांछित व हानिकारक घटक को दूर करने के लिए करते हैं, दूसरा है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं, तीसरा लाभदायक घटक को प्राप्त करने के लिए करते हैं या उपयुक्त में से सभी। तो आपको यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी आंसर का मिल ही जा रहा होगा। इसमें कहना क्या चाह रहा है, पृथक्करण क्यों हम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसमें हानिकारक जो पदार्थ हों वो अलग हो जाएं और जो हमें लाभकारी पदार्थ हो हमको मिल जाएं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उपयुक्त यहाँ पे जितने भी वाक्य दे रखे हैं सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 21 है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट का विलयन, दूसरा है नमक व सल्फर का मिश्रण, तीसरा है सल्फर व लोहे के चूर्ण का मिश्रण या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समांगी मिश्रण आप जानते हो, ऐसे दो पदार्थ जिसको हम घोल दें और दो पदार्थ हम पूरी तरीके से घुल जाए और हमको दिखाई ना दें, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ऐसे इसमें कौन सा दिख रहा है 21वें में, तो 21वें में आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो हमारा एक समांगी मिश्रण होता है, जबकि हमारा नमक और सल्फर का मिश्रण अलग अलग दिखाई देगा। सल्फर और लोहे का जाहिर सी बात सामने ही दिखाई देगा, लोहा सल्फर में घुलेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कॉपर और सल्फेट का जो विलयन है वो समांगी मिश्रण है। प्रश्न नंबर 22 है, दो या अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण कहलाता है। पहला ऑप्शन है विलयन, दूसरा है निलंब, तीसरा है कोलाइड या इसमें से कोई नहीं। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों, आपको पता होगा वो आपका विलयन कहलाता है। यानी कि जो विलयन की जो परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। और आप में जानते हैं, अगर कोई चीज़ किसी बर्तन में कोई पदार्थ घोला जाता है तो उसमें तीन चीज़ें आपको 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। जैसे विलयन है, विलेय है और विलायक होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारा हो जाता है क्या, विलयन बन जाता है। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, सॉल्वेंट। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 में।
निलंबन है एक। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण जिसमें गुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, तीसरा है विषमांगी मिश्रण जिसमें गुलित कण आँखों से ना देखे जा सके, या उपर्युक्त में से सभी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निलंबन हमारा एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें गुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, विलयन है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। दूसरा ऑप्शन है विषमांगी मिश्रण जिसमें गुलित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है विषमांगी मिश्रण जिसमें गुलित कण आँखों से ना देखे जा सके, और चौथा है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। विलयन को पता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों के हम किस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ध्यान रखना, समांगी मिश्रण होना चाहिए, जिसको हम आँखों से नहीं देख पाएंगे वही हमारा समांगी मिश्रण होगा। प्रश्न नंबर 25 है, कोलाइड है। कोलाइड क्या है? पहला ऑप्शन है समांगी मिश्रण है, दूसरा है विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आँखों से देखे जा सके, तीसरा है विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलित कण आँखों से ना देखे जा सके, या उपर्युक्त में से सभी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा कोलाइड होता है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें घुलित जो कण होते हैं आँखों से ना देखे जा सके, ऐसे मिश्रण को हम कोलाइडिंग विलयन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है मिश्रण के विषय में सही कथन नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है घटक अपने गुण प्रदर्शित करते हैं, दूसरा है मिश्रण के गुण घटकों के गुण से भिन्न होते हैं, तीसरा है घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, चौथा है घटक सरल विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी मिश्रण के गुण घटकों के गुण से भिन्न होते हैं। जो मिश्रण के गुण होते हैं दोस्तों, वो घटकों के गुण से भिन्न होते हैं। घटकों का मतलब यहाँ पे है जो चीज़ हम इसके अंदर मिक्स करते हैं, तो इसलिए जो मिश्रण का गुण होगा उसको कुछ अलग ही प्रदर्शित करेगा, और जबकि उनके जो गुण जो मिश्रण जो मिलाया जाता है, जो वहाँ पे घटक मिलाए जाते हैं उनका गुण कुछ अलग होगा, इसलिए दोनों भिन्न होते हैं, सेम नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा है पीतल, तीसरा है नमक का जलीय विलयन, चौथा है स्टील। तो यहाँ पे पूछ रहा है विषमांगी मिश्रण का कौन सा उदाहरण है? 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो हमारा लकड़ी होता है दोस्तों, एक विषमांगी मिश्रण होता है, अगर पानी में घोलेंगे तो लकड़ी हमको दिखाई देगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस ठोस अगर हम मिलाते हैं तो कौन सा विलयन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा है पीतल, तीसरा है नमक का जलीय विलयन, और चौथा है इमल्सन। तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीतल हमारा क्या होगा? ठोस ठोस विलयन का उदाहरण होता है। और पीतल बनता किससे है? आप ध्यान में रखेंगे, पिताजी, याद कर लीजिएगा, पिताजी से ये बनता है। पिताजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पी से बन जाएगा पीतल, जिसका मिश्रण किससे बनता है? तांबा से और जस्ता से। तांबा और जस्ता को मिलाते हैं, दोनों ठोस अवस्था में होती हैं, तो ये मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है? पीतल बनता है। प्रश्न नंबर 29 है, गंदला पानी उदाहरण है विलयन का, निलंबन का, कोलाइड का, ये सभी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है, साबुन का जलीय विलयन है। जो साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है? विलयन का है, निलंबन का है, कोलाइड का है, या सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो हमारा साबुन का जलीय विलयन है एक कोलाइड का विलयन होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।